सेल्फ चंदन शर्मा। तो यार जैसा कि अपने फार्माकोकाइनेटिक्स के 4 मेजर टॉपिक कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर अपनों ने एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग पढ़ लिया, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अपनों ने मेटाबॉलिज्म पढ़ लिया, मेटाबॉलिज्म के बाद लास्ट वीडियो के अंदर अपनों ने एक्सक्रीशन और एलिमिनेशन ऑफ ड्रग पढ़ा था, काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन पढ़ा था उसके अंदर अपनों ने डिटेल में, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो अब क्या सोच रहा था यार, क्यों ना मैं सोच रहा था कि अब कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाए फार्माकोकाइनेटिक्स से रिलेटेड, ताकि थोड़ा सा मेरे को भी रिव्यू मिल जाएगा कि समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्वेश्चन सोल्व हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे आपसे भी। तो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैंने कोशिश की है कि ज़्यादातर मल्टीपल चॉइस या फिर मल्टीपल करेक्ट आंसर वाले क्वेश्चन ले सकूं, क्योंकि मल्टीपल करेक्ट आंसर वाले क्वेश्चंस में ये बेनिफिट मिल जाता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटमेंट्स के बारे में पता लग जाता है उस क्वेश्चन से रिलेटेड। नो डाउट क्वेश्चन तो होता ही होता है सही, इससे अपने को आंसर्स की डिटेल्स के बारे में पता लग जाता है कि अगर किसी क्वेश्चन में मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट है तो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिल पा रही है, ज़्यादा डिटेल्स मिल पा रही है अपने को। तो इसी को समझाते हुए अपने यार सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करूं तो ये पूछ रहा है कि जो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितनी भी ड्रग्स होती है उनका डिसएडवांटेज क्या होता है। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन वाली ड्रग्स का डिसएडवांटेज क्या होता है। सबसे पहला ऑप्शन इसने दिया हुआ लीस्ट इकोनॉमिकल। तो लीस्ट इकोनॉमिकल मैं आपको बता दूं, लीस्ट इकोनॉमिकल जो है वो डिसएडवांटेज नहीं है, वो एडवांटेज है ड्रग का, कि जो ओरल रूट से जो ड्रग दी जाती है उसका सबसे बढ़िया एडवांटेज क्या है कि वो लीस्ट इकोनॉमिकल होती है। तो ये इसका डिसएडवांटेज नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। वहीं दूसरी बात की जाए, ड्रग टेकन ओरली मे केज एमएसएस, यस ये इसका डिसएडवांटेज है। बी वाला ऑप्शन जो है वो इसका डिसएडवांटेज है। बी वाला ऑप्शन डिसएडवांटेज इसलिए है क्योंकि ओरल रूट से जो ड्रग लेते हैं उसमें एमएसएस का खतरा, वॉमिटिंग का खतरा ज्यादा होता है, वॉमिटिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा ऑप्शन इसने सी ऑप्शन दिया हुआ है, ड्रग टेकन ओरली मे बी डिस्ट्रॉय बाय गैस्ट्रिक एसिडिटी। बिल्कुल ये भी सही है, ये भी डिसएडवांटेज है इसका। ओरल रूट से जो ड्रग लेते हैं वो गैस्ट्रिक पीएच के कारण डिस्ट्रॉय हो जाती है। ओरल रूट से जो ड्रग लेते हैं वो गैस्ट्रिक पीएच एसिडिक नेचर की होती है। तो नो डाउट अगर बेसिक मीडियम की ड्रग ले ली जाए और बेसिक मीडियम की ड्रग अगर एसिडिक मीडियम में जाएगी तो वो कैसी हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी, और आयोनाइज हो जाएगी तो वो एब्जॉर्प्शन में नहीं जा पाएगी, डायरेक्टली कैसी हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। तो ये पॉइंट भी अपने पढ़ चुके हैं, तो ये भी सही है, ये भी डिसएडवांटेज है। तीसरा पॉइंट क्या लिखा है इसने, ड्रग टेकन ओरली मे बी मेटाबोलाइज बाय गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लोरा। ये ऑप्शन भी सही है बिल्कुल, ये भी डिसएडवांटेज है ड्रग का। क्यों डिसएडवांटेज है ये भी, क्योंकि जो अपने जीआई ट्रैक के अंदर फ्लोरा प्रेजेंट होते हैं, फ्लोरा पता आपको, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपने को हार्म नहीं पहुंचाते अपनी बॉडी को, बट वो प्रेजेंट होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं बट हार्म नहीं पहुंचाते, जैसे लैक्टोबैसिलाई। तो ये वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जीआई ट्रैक के अंदर, जो फ्लोरा प्रेजेंट होते हैं, क्या करते हैं, कई बार ड्रग के साथ इंट्रैक्शन कर जाते हैं, और इंट्रैक्ट करने के कारण ये क्या करते हैं, ड्रग को मेटाबोलाइज करवा देते हैं। कई बार कोई जो फ्लोरा प्रेजेंट होते हैं वो क्या करवा देते हैं, किसी ड्रग के साथ इंट्रैक्शन करके क्या करवा देते हैं, उसको मेटाबोलाइज करवा देते हैं ड्रग को। तो जब ड्रग मेटाबोलाइज हो जाती है तो मेटाबोलाइजेशन होने के बाद उस ड्रग का एक्सक्रीशन हो जाता है बहुत जल्दी, एब्जॉर्प्शन कम होता है, सर्कुलेशन में कम जा पाती है मेटाबोलाइज होने के बाद। तो एक ये भी क्या है, डिसएडवांटेज है ड्रग का। उसके बाद लास्ट पॉइंट, लास्ट ऑप्शन क्या देखा, ड्रग टेकन ओरली मे बी इनकंसिस्टेंटली ऑब्जर्व ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फूड। नो डाउट ये बिल्कुल डिसएडवांटेज है ये भी एक ड्रग का, क्योंकि जितनी भी ड्रग्स होती है जो ओरल रूट से ली जाती है तो फूड जो होती है, फूड की प्रेजेंस इंटरफेयर करती है ड्रग के एब्जॉर्प्शन के साथ। इसीलिए कहते हैं खाने के आधे घंटे पहले या फिर आधे घंटे बाद कोई भी ड्रग लेनी चाहिए। तो ये चारों के चारों डिसएडवांटेज है, बी सी डी और ई। तो ओरल रूट से ड्रग लेने के चारों डिसएडवांटेज है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रहा है कि टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कैरियर मीडिएटेड ड्रग ट्रांसपोर्ट। इसने कौन से क्या पूछा, इसने कैरियर मीडिएटेड ड्रग ट्रांसपोर्ट होता है उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पूछ रहा है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है कैरियर मीडिएटेड ड्रग ट्रांसपोर्ट के अंदर। तो कैरियर मीडिएटेड ड्रग ट्रांसपोर्ट के अंदर अगर नॉन सैचुरेबल की बात की जाए तो नॉन सैचुरेबल बिल्कुल भी नहीं होता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट बिल्कुल सही है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाली प्रॉपर्टी सही है। एनर्जी रिक्वायरमेंट वाली प्रॉपर्टी सही है, और जो लास्ट लिखा हुआ है डी ऑप्शन, इनहिबिटेबल वाली प्रॉपर्टी भी सही है। तो ये टिपिकल प्रॉपर्टीज होती है जो कैरियर मीडिएटेड ड्रग ट्रांसपोर्ट के अंदर अपने को देखने को मिलती है। वन इज द एनर्जी रिक्वायरमेंट, सेकंड इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड इनहिबिटेबल। ये सेकंड क्वेश्चन था। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर ये क्या पूछ रहा है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है ड्राइविंग फोर्स इन ड्रग मूवमेंट इन एक्वस डिफ्यूजन मॉडल। मतलब एक्वस डिफ्यूजन के थ्रू कोई भी ड्रग का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो कौन कौन सी फोर्सेस काम करती है उसके अंदर।
कौन कौन सी फोर्स काम करती है, कौन सी ड्राइविंग फोर्स होती है, इसने ये पूछा है एक्वस डिफ्यूजन मॉडल के अंदर। तो डिफ्यूजन मॉडल जो होता है, जो पैसिव डिफ्यूजन होता है, पैसिव डिफ्यूजन, क्योंकि एक्वस मीडियम लिख दिया यहाँ पे इसने, तो एक्वस मीडियम की बात करेंगे तो पैसिव डिफ्यूजन की बात करेंगे। पैसिव डिफ्यूजन के अंदर जो ड्रग होती है वो सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर काम करती है, इसके अलावा किसी चीज के ऊपर काम नहीं करती है। एक्वस डिफ्यूजन मॉडल का जो आंसर जाएगा उसमें जो फोर्स काम करती है वो सिर्फ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर काम करती है। तो इसका जो सही आंसर है वो सिर्फ सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये क्या करती है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे काम करती है। उसके बाद अपने बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो रीनल एक्सक्रीशन फैक्टर 1 मोस्ट लाइकली टू बी सेंसिटिव टू ड्रग आयोनाइजेशन स्टेट, ये अपने बहुत डिटेल में पढ़ाया था मैंने, आपको याद आ रहा होगा आपको, मैंने आपको बोला था एक्सक्रीशन, जब लास्ट लेसन पढ़ा था एक्सक्रीशन, उसमें मैंने कहा था कि ड्रग एक्सक्रीशन के दो ही तरीके हैं, या तो किडनी के थ्रू होती है, लीवर के थ्रू होती है और लंग्स के थ्रू, ये तीन पढ़ा था अपनों ने, जिसमें अपनों ने किडनी के अंदर ये पढ़ा था कि किडनी के अंदर जो ड्रग एक्सक्रीशन होता है वो दो मैकेनिज्म से होगा, या तो वो फिल्ट्रेशन से होगा या फिर वो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन या ट्यूबुलर सिक्रेशन से होगा। तो ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन के बारे में और ट्यूबुलर सिक्रेशन के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो ऑप्शन में क्या लगा देते हैं, वो फिल्ट्रेशन को ऑप्शन समझते हैं कि फिल्ट्रेशन के अंदर क्या देखने को मिलता है, फिल्ट्रेशन के अंदर अपने को ज्यादा आयोनाइजेशन या फिर ज्यादा एक्सक्रीशन कहां से देखने को मिलता है, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन से देखने को मिलता है। बट मैंने उस टाइम भी आपको ये चीज हाईलाइट करके बताई थी, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन है वो गलत आंसर है। ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन में सिर्फ 20% ही अपने को देखने को मिलता है, सिर्फ 20% अपने को क्या देखने को मिलता है, एक्सक्रीशन देखने को मिलता है। उसके अलावा जो 80% जो एक्सक्रीशन होता है, ड्रग का एलिमिनेशन होता है, वो पैसिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन या फिर पैसिव ट्यूबुलर सिक्रेशंस के थ्रू देखने को मिलता है। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, जिसका ऑप्शन आंसर क्या जाएगा, पैसिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। इसके थ्रू बहुत सबसे ज्यादा ड्रग्स जो होती है वो सेंसिटिव होती है टू द ड्रग आयोनाइजेशन स्टेट। तो ये अपने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसके अंदर कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है। उसके बाद अपने बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन की बात की जाए, फिफ्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ड्रग विच एग्जिबिट द हाई हिपैटिक फर्स्ट पास इफेक्ट। फर्स्ट पास इफेक्ट का मतलब है किसके बारे में बात कर रहा है, ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बारे में बात कर रहा है कि ऐसी कौन सी ड्रग्स है जिनका लीवर के थ्रू फर्स्ट पास इफेक्ट सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, हाई हिपैटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है। तो ऐसी कौन सी ड्रग है सबसे पहले लीवर के पास जाती है, कि लीवर के पास जाके फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करती है। तो ऐसी ड्रग्स कौन सी है, तो लिडोकैन एंड प्रोपेनॉल, दोनों की दोनों ड्रग्स ऐसी है जो कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट करती है, हाई हिपैटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट करती है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका सी ऑप्शन आपको बोथ ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, तो सी ऑप्शन जो होगा वो इसके अंदर करेक्ट होगा। बोथ जो ड्रग्स होती है, लिडोकैन भी और प्रोपेनॉल भी, दोनों की दोनों जो होती है वो हाई हिपैटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करती है। उसके बाद अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर इसने क्या पूछा हुआ है, परमानेंटली चार्ज्ड एमीन फॉर्म, कौन सी ऐसी कौन सा अमाइन है जो परमानेंटली चार्ज रहता है। तो परमानेंटली चार्ज जो अमीन रहता है वो आपको याद रखना पड़ेगा, क्वेशनरी अमीन जो होता है वो परमानेंटली चार्ज रहता है, इसलिए जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है यहाँ पे। क्वेशनरी अमीन जो होता है वो परमानेंटली चार्ज अमीन होता है। उसके अलावा अपने सेवंथ क्वेश्चन की बात करते हैं। सेवंथ क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सेवंथ क्वेश्चन ध्यान से देखना। इसने कहा फॉर हाई एक्सट्रैक्शन रेशियो ड्रग पेशेंट टू पेशेंट बायो अवेबिलिटी मे वेरी ड्यू टू डिफरेंसेस इन। पेशेंट की जो बायो अवेबिलिटी होती है, पेशेंट की बायो अवेबिलिटी किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, सिंपल सी बात ये पूछना चाह रहा है। मतलब कोई भी ड्रग है, कोई भी एक्सट्रैक्शन रेशियो ड्रग का रेशियो है, पेशेंट टू पेशेंट बायो अवेबिलिटी कैसे वेरी करेगी, मतलब कि किसी भी ड्रग की बायो अवेबिलिटी किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, सिंपल सा ये पूछना चाह रहा है ये। तो बायो अवेबिलिटी किसी भी ड्रग की कम या ज्यादा होना किस पे डिपेंड करता है, उसकी हिपैटिक फंक्शन के ऊपर, लीवर कैसा फंक्शन कर रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा उसका ब्लड फ्लो कैसा है, ब्लड फ्लो के ऊपर बिल्कुल डिपेंड करती है बायो अवेबिलिटी। एंड तीसरा कि उस पेशेंट के अंदर किसी टाइप की हिपैटिक डिजीज तो नहीं है। अगर उस पेशेंट के अंदर किसी भी टाइप की लीवर डिजीज है, लीवर सिरोसिस है, या फिर कोई और टाइप की लीवर के अंदर हेपेटाइटिस वगैरह कैसी भी डिजीज है लीवर से रिलेटेड, तो अगर ऐसी कोई डिजीज है पेशेंट के अंदर तो नो डाउट बायो अवेबिलिटी के ऊपर 100% डिफरेंस आएगा, बायो अवेबिलिटी पे पक्का असर पड़ेगा और बायो अवेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी इस केस के अंदर। तो यहाँ पे तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट है, हिपैटिक फंक्शन भी करेक्ट है यहाँ पे, हिपैटिक फंक्शन के बाद ब्लड फ्लो भी करेक्ट है यहाँ पे, और तीसरा प्रेजेंस ऑफ हिपैटिक डिजीज भी करेक्ट है। तो यहाँ पे बायो अवेबिलिटी इन सब चीजों पे डिपेंड करती है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी बार पूछा जाता है। उसके बाद अपने बात करते हैं एट्थ क्वेश्चन की। एट्थ क्वेश्चन की बात की जाए तो एट्थ क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, एट्थ क्वेश्चन ये कह रहा है फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द ड्रग एब्जॉर्प्शन दैट कैन रिजल्ट इन इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन।
कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किससे एसोसिएटेड होते हैं, ड्रग के एब्जॉर्प्शन से एसोसिएटेड होते हैं। तो ड्रग के एब्जॉर्प्शन से कौन कौन से फैक्टर एसोसिएटेड होते हैं जिसके कारण आपको क्या देखने को मिल रहा है, जिसके कारण आपको इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। तो ऐसे फैक्टर, ये थोड़ी पिक्चर क्लियर नहीं है, आपको मैं इसका क्लियर व्यू दे देता हूँ, 1-2 मिनट। तो 8th क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। 8th क्वेश्चन के अंदर इसने क्या पूछा है, फैक्टर एसोसिएटेड विद ड्रग एब्जॉर्प्शन दैट कैन रिजल्ट इन इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन। मतलब ये क्या पूछना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किससे एसोसिएटेड है, ड्रग के एब्जॉर्प्शन पे, ड्रग के एब्जॉर्प्शन से एसोसिएटेड है और जिनके कारण इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है अपने को। तो इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन मतलब इस डायरेक्टली इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली क्या पूछना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एब्जॉर्प्शन के अंदर इंटरफेयर करते हैं, जो एब्जॉर्प्शन नहीं होने देते, उन फैक्टर्स के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या यहाँ पे दे रखा है इसने कि ड्रग मेटाबॉलिज्म बाय जीआई फ्लोरा। ड्रग का अगर मेटाबॉलिज्म कर देते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के फ्लोरा तो नो डाउट एब्जॉर्प्शन के अंदर इंटरफेयर होता ही होता है और इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। दूसरा क्या बोला इसने, ड्रग का हाइड्रोफिलिसिटी नेचर अपोजिट टू लिपोफिलिसिटी। हाइड्रोफिलिक का मतलब कौन सा होता है, वाटर लविंग ड्रग। जितनी भी ड्रग होती है जो वाटर सोल्यूबल होती है उनको अपने हाइड्रोफिलिक ड्रग बोलते हैं। तो ड्रग अगर वाटर सोल्यूबल है, जितनी ज्यादा ड्रग वाटर सोल्यूबल होगी उतनी जल्दी ही बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगी, उतनी जल्दी बाहर निकलेगी और उसका एब्जॉर्प्शन उतना ही लेट होगा, उसका एब्जॉर्प्शन अपने को जल्दी से देखने को नहीं मिलता, तो इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन होता है। तो बी ऑप्शन भी सही है यहाँ पे बिल्कुल। सी ऑप्शन क्या है, ड्रग इनस्टेबिलिटी इन गैस्ट्रिक एसिड। ड्रग की इनस्टेबिलिटी गैस्ट्रिक एसिड के अंदर, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन भी इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रेजेंस ऑफ फूड भी इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन भी इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे पांचों के पांचों फैक्टर्स जो है वो सारे के सारे एसोसिएटेड होते हैं ड्रग के एब्जॉर्प्शन से और जो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन नहीं होने देते, इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन कराते हैं। तो सारे ऑप्शन सही है यहाँ पे, एक भी ऑप्शन गलत नहीं है। तो उसके बाद अपने बात करते हैं क्वेश्चन 9th की। क्वेश्चन 9th के अंदर क्या देखने को मिलता है, ड्रग कैरेक्टरिस्टिक कंट्रीब्यूटिंग टू रिलायबल ट्रांसडर्मल ड्रग एब्जॉर्प्शन। ट्रांसडर्मल पैचेस होते हैं, ट्रांसडर्मल ड्रग्स जो होती है उसके अंदर क्या होता है, ट्रांसडर्मल पैचेस होते हैं। लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होती है, जितनी भी ट्रांसडर्मल ड्रग्स बनाई जाती है और ट्रांसडर्मल पैचेस के थ्रू दिया जाता है इनको और लिपिड नेचर की रखनी पड़ती है इन्होंने। तो इसने क्या पूछा कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ट्रांसडर्मल ड्रग एब्जॉर्प्शन के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब उसको फायदा पहुंचाते हैं, हेल्प करते हैं ड्रग के एब्जॉर्प्शन के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो मोलिकुलर वेट है वो ड्रग का हमेशा कम होना चाहिए 1000 से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम के अंदर, इनमें से एक आधा ऑप्शन पक्का रहता है किसी ना किसी पॉइंट में। तो मोलिकुलर वेट हमेशा कम रहना चाहिए 1000 से, बिल्कुल सही बात है ये। जो भी ड्रग ट्रांसडर्मल पैचेस के अंदर दी जाती है वो कभी भी हिस्टामिन रिलीज नहीं करनी चाहिए। वो ड्रग अगर हिस्टामिन का रिलीज करेगी तो नो डाउट अपने को लोकल रिएक्शंस देखने को मिलती है और लोकल रिएक्शंस के कारण इन्फ्लामेशन और इस टाइप की चीजें देखने को मिलती है। तो ड्रग डज नॉट केज हिस्टामिन रिलीज, बिल्कुल सही बात है ये भी। बिल्कुल ड्रग जो होती है उसके अंदर से हिस्टामिन रिलीज नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है, ड्रग रिक्वायरमेंट इज लेस देन 10 mg। बहुत कम अमाउंट की ड्रग ही अपने ट्रांसडर्मल पैच से दे सकते हैं, ट्रांसडर्मल पैचेज या ट्रांसडर्मल रूट के थ्रू दी जाती है। तो 10 mg से कम होनी चाहिए डेली ड्रग रिक्वायरमेंट अपने जब ट्रांसडर्मल का यूज कर रहे हों। और लास्ट जो डी ऑप्शन है, सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पीएच रेंज इज 5 to 9। बिल्कुल सही बात है, पीएच रेंज जो होनी चाहिए ड्रग की वो 5 to 9 होनी चाहिए और सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन के अंदर पीएच रेंज जो है वो 5 to 9 होनी चाहिए ड्रग की, तभी क्या होगी वो ट्रांसडर्मल ड्रग एब्जॉर्प्शन के अंदर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर साबित होगी। तो ये 9th क्वेश्चन था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन की बात करते हैं कि पेरेंटल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से कौन कौन सा पॉइंट कंसर्न करता है। पेरेंटल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से कौन कौन सा पॉइंट कंसर्न करता है, तो ध्यान से पढ़ना है इस ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन दे रखा है लेस प्रेडिक्टेबल कंपेयर टू ओरल एडमिनिस्ट्रेशन रूट, बिल्कुल गलत। यहाँ पे बिल्कुल भी लेस प्रेडिक्टेबल नहीं होता कभी भी ओरल एडमिनिस्ट्रेशन रूट से। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, नॉट एक्सेप्टेबल इन अनकॉन्शियस पेशेंट, नॉट एक्सेप्टेबल इन अनकॉन्शियस पेशेंट, गलत बात है बिल्कुल। पेरेंटल रूट एक्सेप्टेबल हो जाता है अनकॉन्शियस पेशेंट्स के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, तो ये बिल्कुल गलत पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे। थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है इसने, रेट ऑफ ड्रग सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन इनसेंसिटिव टू ड्रग सोल्यूबिलिटी इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये भी गलत बात है बिल्कुल। सेंसिटिव होता है बिल्कुल भी सिस्टमैटिक एब्जॉर्प्शन के अंदर ड्रग सोल्यूबिलिटी के रिलेटेड, बिल्कुल सेंसिटिव होता है, बिल्कुल भी इनसेंसिटिव नहीं होता, तो ये भी बिल्कुल गलत है। एंड डी की बात की जाए तो डी के अंदर क्या लिखा हुआ है इसने, रेट ऑफ सिस्टमैटिक ड्रग एब्जॉर्प्शन फॉलोइंग पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड्स ऑन एब्जॉर्बिंग कैपिलरी मेम्ब्रेन सरफेस एरिया,
बिल्कुल सही बात है ये वाली कि जो सिस्टमेटिक ड्रग एब्जॉर्प्शन जो पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो करते हैं वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो एब्जॉर्प्शन के लिए मेम्ब्रेन की सरफेस एरिया, कैपिलरी मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। तो ये 10th क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन सही होगा बिल्कुल, बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूजिंग भी है। सो ध्यान से ऑप्शंस पढ़ने हैं आपको, उसके बाद ही टिक करना है हमेशा आंसर के ऊपर। 11th क्वेश्चन की बात करते हैं। 11th क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है, फार्माकोकाइनेटिक एडवांटेज एसोसिएटेड विथ ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी। कौन कौन से फार्माकोकाइनेटिक एडवांटेज देखने को मिलते हैं जब अपने ट्रांसडर्मल रूट से ड्रग को भेज रहे होते हैं या फिर दे रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो ट्रांसडर्मल रूट का सबसे पहला फायदा क्या है कि ड्रग हमेशा कांस्टेंट रेट से जाती है, धीरे धीरे जाती है। ड्रग हमेशा कांस्टेंट रेट से जाती है, धीरे धीरे जाती है, अच्छा प्लाज्मा कंसंट्रेशन अटेन करके रखती है, वेरिएशंस नहीं देखने को मिलते बहुत ज़्यादा ट्रांसडर्मल पैचेस से जब देते हैं अपने। तो सबसे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा, कॉमनली लो साइड इफेक्ट इंसिडेंस, बिल्कुल ट्रांसडर्मल रूट से जो दवाई देते हैं अपने ड्रग की डिलीवरी करते हैं उसके अंदर अपने को साइड इफेक्ट बहुत कम देखने को मिलते हैं। और पेशेंट कॉम्प्लियंस, पेशेंट आराम से टॉलरेट भी कर लेता है, पेशेंट को किसी टाइप की दिक्कत भी नहीं देखने को मिलती, ज़्यादातर इसके अंदर किसी टाइप के सिम्टम्स भी नहीं देखने को मिलते। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन भी बहुत बार ये भी पूछे गए, ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉमन है यार, बहुत बार बहुत फ्रीक्वेंट पूछे जाते हैं ऐसे के सारे क्वेश्चन। इसके बाद अपने 12th क्वेश्चन की बात करते हैं। 12th क्वेश्चन के अंदर इसने क्या पूछा है, ड्रग फॉर विच फर्स्ट पास पल्मोनरी टेकअप में एक्सीड 65% ऑफ इंजेक्टेड डोज। तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अपने बाद में भी पढ़ेंगे और बाद में अपने जब जैसे जैसे अपने सिस्टम को पढ़ते जाएंगे, सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने जब ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे तो अपने को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, जितनी भी ड्रग्स होती है जो फर्स्ट पास पल्मोनरी अपटेक कर ली जाती है, सबसे पहले जो लंग्स के पास जाती है या फिर अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू फर्स्ट पास होती है, वो सारी की सारी ड्रग यहाँ पे नाम दे रखे, फेनेटाइल, देन एल्फेंटानिल, देन सल्फेंटानिल एंड मेपेडाइन। ये सारी की सारी ड्रग्स है जो इसका ऑप्शन जो है वो ई करेक्ट है, क्योंकि सारी की सारी ड्रग्स कौन सी है, सारी की सारी ड्रग्स फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के लिए पल्मोनरी अपटेक करी जाती है और 65% तक करी जाती है इंजेक्टेड डोज के अंदर। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं बिल्कुल, यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, याद करना, आगे फिर से समझेंगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो। देन क्वेश्चन 13 देखते हैं। 13 क्वेश्चन के अंदर अपने बात करते हैं, जिसके अंदर इसने पूछा है रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दैट अवॉइड फर्स्ट पास हिपैटिक इफेक्ट। कौन कौन से ऐसे रूट हैं जो क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे फर्स्ट पास हिपैटिक इफेक्ट को। तो एक चीज़ देखना, लीवर के पास मेडिसिन सबसे पहले तब जाएगी, लीवर के पास सबसे पहले मेडिसिन कब जाएगी, लीवर के पास सबसे पहले मेडिसिन तब जाएगी जब अपने उसको कौन से रूट से देंगे, ओरल रूट से देंगे। मेरी बात समझ आ रही है आपको? लीवर के पास सबसे पहले मेडिसिन ज़्यादातर तब देखने को मिलती है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लीवर तब देखने को मिलता है अपने को जब पेशेंट को ड्रग कहाँ से दे, अपने ओरल रूट से दे। बट यहाँ पे इसने क्या पूछा है कि कौन कौन से ऐसे रूट है जो अवॉइड करेंगे लीवर को, जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के लिए लीवर को अवॉइड करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर के लिए सबसे पहला ऑप्शन सबलिंगुअल रूट है, बिल्कुल सही बात है। सबलिंगुअल रूट से अपने सबलिंगुअल रूट जो होता है वो लीवर को अवॉइड करता है, डायरेक्ट टारगेट ऑर्गन पे काम करता है सबलिंगुअल एक्शन जो होता है। ओरल रूट बिल्कुल गलत है, ओरल रूट यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ओरल रूट जो है वो सबसे पहले लीवर के पास जाता है, ओरल रूट जो है सबसे पहले। तीसरा अगर अपने बात की जाए, तीसरा क्या है, ट्रांसडर्मल, बिल्कुल ट्रांसडर्मल रूट भी अवॉइड करता है, लीवर के पास सबसे पहले नहीं जाता। ट्रांसडर्मल रूट के पास लोअर रेक्टल सपोजिटरी है, ये भी बिल्कुल सही है। एंड ई जो है इनहेलेशन, ये भी बिल्कुल सही है। तो सिर्फ एक ओरल रूट ऐसा रूट है जो कि सबसे पहले लीवर के पास जाएगा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के लिए, बाकी सारे रूट क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं फर्स्ट पास हिपैटिक इफेक्ट के लिए, फर्स्ट पास हिपैटिक मेटाबॉलिज्म के लिए बाकी रूट सारे के सारे अवॉइड करेंगे। तो इसके ऑप्शन ए, सी, डी और ई जो है वो करेक्ट है, बी जो है वो बिल्कुल गलत है। उसका 14th क्वेश्चन की बात करते हैं। ड्रग लीस्ट लाइकली टू पेनिट्रेट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। कौन कौन सी ऐसी ड्रग है, कौन कौन सी ऐसी ड्रग है जो सबसे कम पेनिट्रेट करती है मेम्ब्रेन को, सबसे कम पेनिट्रेट करती है मेम्ब्रेन को। तो इसके अंदर अपने बात करेंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो सिर्फ प्रोटीन बाउंड ड्रग होगा। चार्ज ड्रग भी आराम से क्रॉस कर जाती है, न्यूट्रल ड्रग्स भी आराम से क्रॉस कर जाती है, बट जो प्रोटीन बाउंड ड्रग्स होती है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करती, वो सर्कुलेशन में ही रहती है। तो क्या यहाँ पे आपको पॉइंट याद आ रहा है, प्लाज्मा प्रोटीन बाउंडिंग वाला? प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग वाली ड्रग्स जो होती है वो मैंने आपको बताई थी कि सर्कुलेशन में रहती है, क्योंकि एल्बुमिन से बाइंड रहती है, वो एल्बुमिन से बाउंड रहती है। तो एल्बुमिन जो होता है वो प्लाज्मा जल्दी से क्रॉस नहीं कर पाता कैपिलरीज को, डेट्स वाई वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर ही रहती है, वो जल्दी से टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। इसलिए इसका आंसर क्या है, प्रोटीन बाउंड ड्रग। थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ है, डायरेक्ट प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की जगह कुछ और थोड़ा सा घुमा दिया इसने क्वेश्चन को। नो डाउट अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, बहुत बार।
तो ये 14th क्वेश्चन। इसका 15th क्वेश्चन की बात करते हैं। 15th क्वेश्चन, कौन कौन सी ऐसी ड्रग है जो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी के लिए काम में ली जाती है? तो ऐसी ड्रग तीनों की तीनों ड्रग ही है, स्कोपोलामाइन, फेंटानिल एंड नाइट्रोग्लिसरीन, तीनों की तीनों ड्रग ऐसी है जो अपने किसके ट्रांसडर्मल रूट से डिलीवर कर सकते हैं। तीनों ड्रग के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। केडीटी के अंदर तीनों नाम दे रखे हैं ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी के टाइम पे। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 के बाद जो अपने बात करते हैं, क्वेश्चन 15 के बाद अपने 16th क्वेश्चन की बात करते हैं। 16th क्वेश्चन के अंदर क्या देखने को मिलता है? 16th क्वेश्चन के अंदर कंसर्निंग फर्स्ट पास एलिमिनेशन, कौन कौन सी ऐसी ड्रग है जो फर्स्ट पास एलिमिनेशन से कंसर्न करती है? तो अपने को सबसे पहले फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के लिए कौन कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है वो अपने को देखनी है यहाँ पे। तो सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं अपने, ड्रग इज फर्स्ट ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द गट वॉल इनटू द पोर्टल सर्कुलेशन। बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के लिए ड्रग सबसे पहले कहाँ ट्रांसपोर्ट की जाती है? गट वॉल के थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर बिल्कुल ट्रांसपोर्ट की जाती है। सही पॉइंट है बिल्कुल। ड्रग मेटाबॉलाइजेशन में अकर इन द इंटेस्टाइनल वॉल, बिल्कुल इंटेस्टाइन के अंदर भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है बहुत सारी ड्रग्स का। कई ड्रग्स जो होती है वो इंटेस्टाइन के थ्रू ही फर्स्ट पास मेटाबोलाइज हो जाती है, उनका मेटाबॉलिज्म इंटेस्टाइन से ही शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही बात है ये भी। समटाइम एक्सटेंसिव ड्रग मेटाबॉलिज्म में अकर इन लीवर, बिल्कुल सही पॉइंट है ये भी। कई बार एक्सटेंसिव ड्रग मेटाबॉलिज्म अपने को लीवर में ही देखने को मिलता है। लीवर में एक्सक्रीट ड्रग इनटू द बाइल, बिल्कुल सही पॉइंट है। लीवर जो है वो ड्रग को एक्सक्रीट भी करता है बाइल के थ्रू। और फर्स्ट पास इफेक्ट में रिड्यूस ड्रग बायो एवेबिलिटी, ये मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था कि जितना ज़्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म देखने को मिलेगा बायो एवेबिलिटी उतनी ही कम होती चली जाएगी। क्योंकि मैंने एक एग्जांपल और आपको डायग्राम बना के समझाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर ड्रग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के अंदर 30% मेटाबोलाइज हो गई तो सर्कुलेशन के अंदर 100 में से 70% ही पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि वो 30% क्या हो चुकी है? मेटाबोलाइज हो चुकी है। तो इसलिए फर्स्ट पास इफेक्ट जो होता है वो ड्रग की बायो एवेबिलिटी को कम कर देता है। ये भी बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो कि आप याद रखना। तो ये 16th क्वेश्चन हो गया। देन 16th के बाद अपने 17th क्वेश्चन देखते हैं। 17th क्वेश्चन के अंदर इसने पूछा है फैक्टर्स विच अफेक्ट ए ड्रग वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं जिसमें सबसे पहले पेशेंट का जेंडर दे रखा है। बिल्कुल जेंडर जो है वो अफेक्ट करता है। जेंडर जो होता है वो फैक्टर होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को जो अफेक्ट करता है। पेशेंट की एज भी करती है, डिजीज कंडीशन भी करती है, ड्रग की पीकेए वैल्यू भी करती है और प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग नेचर भी करता है। ये पांचों के पांचों पॉइंट यहाँ पे हैं जो ड्रग के वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। एंड नो डाउट मैं सब पढ़ा चुका हूँ आपको, पेशेंट जेंडर, पेशेंट एज, प्रेजेंस ऑफ डिजीज, ड्रग की पीके वैल्यू भी पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। और इसको अभी पीके को अपने और डिटेल के अंदर पढ़ेंगे फार्माकोडायनेमिक्स में, बिल्कुल चिंता मत करो। और प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग नेचर भी बता चुका हूँ। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग अगर ज़्यादा है तो डिस्ट्रीब्यूशन उस ड्रग का कम होगा। तो ये भी अपने पढ़ चुके हैं। इसके बाद 18th क्वेश्चन देखते हैं। 18th क्वेश्चन इसने पूछा है टू मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन। 18th क्वेश्चन है टू मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन, जो कि मैंने बहुत अच्छे से बताया था अपने लेसन में। एक्सक्रीशन वाले लेसन के अंदर सबसे ऊपर जो हेडिंग थी वही थी किडनी एंड लीवर। किडनी एंड लीवर दो ऐसे साइट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है ड्रग के एलिमिनेशन के लिए। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया, तो उसको भूलना मत बिल्कुल भी। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, कंसर्निंग ट्रांसफर ऑफ बेसिक ड्रग्स सच एज नॉन आयोनाइज्ड लोकल एनेस्थेटिक फ्रॉम मदर टू फीटस। इसने पूछा कौन सी स्टेटमेंट सही है कि जब अपने कोई भी बेसिक ड्रग को ट्रांसफर करते हैं जो कि नॉन आयोनाइज होती है, लोकल एनेस्थेशिया जैसे कि मदर से बच्चे के अंदर, तो उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो इसने बोला फीटल पीएच इज हायर देन मैटरनल ब्लड। बिल्कुल गलत बात है ये, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फीटल का पीएच मदर मैटरनल पीएच से कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे अपने ड्रग की बात करें तो। दूसरा इसने बोला इन फीटल डिस्ट्रेस एल्कोलोसिस कंट्रीब्यूट टू लोकल एनेस्थेटिक एक्यूमुलेशन। फीटल डिस्ट्रेस के केस में एल्कोलोसिस जो होता है वो लोकल एनेस्थेटिक एक्यूमुलेशन करता है, ये भी बिल्कुल गलत है। इसका भी कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे स्टेटमेंट से। तीसरा पॉइंट इसने क्या दे रखा है? इसने तीसरा पॉइंट ये दे रखा है कंसर्निंग मैटरनल फीटल ब्लड ग्रेडियंट इज मेंटेन्ड फॉर कंटिन्यूइंग लोकल एनेस्थेटिक ट्रांसफर फॉर मैटरनल सर्कुलेशन टू फीटल सर्कुलेशन एंड इट इज बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू है बिल्कुल ये वाली स्टेटमेंट की जो कंसर्निंग मैटरनल ब्लड टू फीटल ब्लड होता है उसमें ग्रेडियंट बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो होता है वो मेंटेन्ड होता है बिल्कुल, और उसी के कारण कंटिन्यू लोकल एनेस्थेशिया ट्रांसफर होता है मैटरनल सर्कुलेशन से फीटल सर्कुलेशन के अंदर। तो ग्रेडियंट के ऊपर बिल्कुल काम करता है ये वाला, ग्रेडियंट के बेसिस के ऊपर। तो ये बिल्कुल काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, ये भी ध्यान रखना है इसका। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 20th क्वेश्चन की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीनल ड्रग एक्सक्रीशन। रीनल ड्रग एक्सक्रीशन के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सबसे पहले इसने क्या बोला है, नियरली ऑल ड्रग्स
ड्रग्स आर फिल्टर्ड एट द ग्लोमुलस, नियरली ऑल ड्रग आर फिल्टर्ड एट द ग्लोमुलस। तो ये तो जाहिर सी बात है यार, एक बात हमेशा याद रखना कि जितनी भी ड्रग्स ली जाएगी ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन तो उनका होगा ही होगा, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन उनका होगा, 100% होगा, क्योंकि यार ब्लड के अंदर जो ड्रग है तो ब्लड का जब फिल्टर हो रहा है, ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है ग्लोमुलस के अंदर, किडनी के अंदर, तो नो डाउट जितनी भी ड्रग्स है उनका भी फिल्ट्रेशन तो होगा ही होगा वहाँ पे। वो बात अलग है कि वो जो ड्रग है वो एक्सक्रीट आउट होगी या दोबारा रीएब्जॉर्ब हो जाएगी, वो एक बात अलग है, बट फिल्ट्रेशन तो 100% होगा। तो सबसे पहला पॉइंट बिल्कुल सही है, कैरेक्टरिस्टिक है वो फ्रीनल ड्रग एक्सक्रीशन के लिए। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, ड्रग विच आर वीक एसिड आर एक्सक्रीटेड फास्टर इन एसिडिक यूरिनरी पीएच। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये, जो भी वीक एसिड्स होते हैं उनको अगर आपको जल्दी बाहर निकालना है तो आपको एसिडिक यूरिनरी पीएच नहीं चाहिए, आपको बेसिक यूरिनरी पीएच चाहिए। मैंने आपको बोला था किसी भी ड्रग को अगर जल्दी बाहर निकालना है तो दोनों मीडियम अपोजिट होने चाहिए। अगर ड्रग वीक एसिड है तो आपको बेस चाहिए होगा, बेस होते ही आयोनाइज हो जाएगी और आयोनाइज होते ही ड्रग बाहर निकल जाएगी, बट यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, एसिडिक यूरिनरी पीएच लिखी हुई है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ड्रग विच आर वीक बेस इज अवर एक्सक्रीटेड फास्टर इन एल्केलाइन यूरिनरी पीएच, और सेम लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, बस यहाँ पे इन्होंने मीडियम चेंज कर दिया। वीक बेस है तो वीक बेस को भी अगर बाहर निकालना है, जल्दी एक्सक्रीट आउट करवाना है तो आपको एसिडिक पीएच चाहिए, बट यहाँ पे एल्केलाइन यूरिनरी पीएच दी हुई है, तो ये सी पॉइंट भी बिल्कुल गलत है यहाँ पे। डी पॉइंट की बात की जाए, बॉडी फ्लूइड्स वेयर पीएच डिफरेंसेस फ्रॉम ब्लड पीएच मे फेवर ऑन and trapping include breast milk and aqueous humor eyes. Body fluid where pH differences from blood pH may favor on and trapping including breast milk and aqueous humor। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, बिल्कुल बॉडी फ्लूइड जहाँ पे पीएच के अंदर डिफरेंस होता है, जैसे ब्लड पीएच, तो ये क्या करता है, ये ब्लड पीएच में जहाँ डिफरेंस होता है वो क्या फेवर करता है, वो किस चीज़ को फेवर करता है कि वो ट्रांसपोर्टेशन को लिए फेवर करता है, जैसे कि ब्रेस्ट मिल्क हो गया, एक्वस ह्यूमर हो गया, तो यहाँ पे इनकी कंसेंट्रेशन पहुंच जाती है ड्रग की ऐसी कंडीशन के अंदर। तो ये चीज़ भी क्या करवाता है, ड्रग एक्सक्रीशंस के लिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ये भी। तो बॉडी फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ड्रग के एक्सक्रीशन के लिए भी। तो यहाँ पे जो 2 पॉइंट सही हैं वो है ए और डी, उसके अलावा दोनों बाकी सारे के सारे पॉइंट क्या हैं, गलत है यहाँ पे। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस पढ़े अपनों ने फार्माकोकाइनेटिक्स से रिलेटेड, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है यार, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाते हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो, फिर भी किसी क्वेश्चन के अंदर आपको दिक्कत हो, डाउट हो, क्वेरी हो किसी भी टाइप की किसी क्वेश्चन के अंदर, तो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो मेरे को, कोई क्वेश्चंस ऐसे हो जो नहीं समझ आ रहे हो। कोशिश कर रहा हूँ बहुत सारे पॉइंट कवर हो जाए, मैंने इसलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे लिए थे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कवर हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट आपके क्लियर हो जाएं इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर, इसलिए मैंने सारे के सारे क्वेश्चन लिए थे। एंड होपफुली सब कुछ समझ आ रहा होगा अच्छे से। फार्माकोकाइनेटिक्स लगभग कंप्लीट हो चुकी है पूरी, क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो फार्माकोडायनेमिक्स के ऊपर आएगा, तो 4 वीडियो कम से कम फार्माकोडायनेमिक्स में लगेगा। उसके बाद फार्माकोडायनेमिक्स भी कंप्लीट हो जाएगी और उसके क्वेश्चंस भी करेंगे। एंड उसके बाद अपने जहाँ तक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की ड्रग्स पढ़ेंगे। So this is all about questions of related to pharmacokinetics, and keep like, share and subscribe. Stay tuned guys. Thank you.